हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फुल डिटेल देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा डिटेल हमने आपको दिया कि कैसे अकाउंट बनता है। साथ ही एक एग्जांपल भी मैंने देकर आपको समझाया। ये जो सीरीज़ मेरा चल रहा है इसमें मैं अकाउंट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लास 12 के लेवल का, 11th के लेवल का और आपकी ग्रेजुएशन के लेवल का जितना भी अकाउंट है वहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन तमाम अकाउंट को मैं डिटेल में आपको समझाऊँ और एक एक फैक्ट में इस तरह समझा दूँ कि आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से, सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। तो इस कोशिश में हमारे साथ आप बने रहिए। उम्मीद है कि आपको इस चैनल से, इस टॉपिक से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या है, एज ए कैश बुक है, कैश की तरह बनाते हैं। तो जब आप पैसा रिसिप्ट करते हो तो हर साल कुछ ना कुछ बैलेंस रह जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे पैसे ख़त्म ही हो जाते हैं। जब वो बैलेंस रह जाते हैं तो अगले साल उस बैलेंस की शुरुआत करते हैं। जो बैलेंस होता है उससे शुरुआत करते हैं उस अकाउंट की। तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस विधि दिखाते हैं। कुछ पैसे हाथ में होते हैं जिसको टू कैश करके दिखाते हैं, कुछ पैसे बैंक में होते हैं जिसको बैंक में दिखाते हैं। ठीक है, मैंने फुल डिटेल आपको दिया है पिछले वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। फिलहाल हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पास के साथ चलेंगे, लेकिन फिर इसको रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि जितना भी रिसिप्ट होता है सबको टू में लिखते चले जाएंगे। कुछ रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट कहने का मतलब ये होता है कि ये एक इस तरह का रिसिप्ट है जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, जिस पैसे को हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट के रूप में होते हैं ये सारे पैसे और इस पैसे को एज ए लायबिलिटी हम यूज करते हैं। ठीक है, एज ए लायबिलिटी कहने का मतलब लंबे समय तक यूज करते हैं और इसीलिए इसको जो हमारे पास लंबे समय के लिए होते हैं उसको हम लोग प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करते हैं। ये लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, इसीलिए इसको बैलेंस शीट में लिख कर रखते हैं। मेरी बात फिर से समझो कि जो भी कैपिटल रिसिप्ट होते हैं उसको बैलेंस शीट में, चूँकि ये लंबे समय तक यूज में रहेंगे, लंबे समय तक साथ में रहेंगे, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसको हम खर्च की तरह नहीं लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से रखना, याद रखना। जैसे लाइफ मेंबरशिप फी है, लंबे समय तक इसका असर रहेगा, पूरी ज़िंदगी भर का दे दिया। डोनेशन है, स्पेसिफिक पर्पस है, किसी खास काम के लिए आपको पैसे दिए तो एक मोटा रकम देगा, लार्ज अमाउंट देगा और वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा वो पैसा। ठीक है, टू लेगेसी है, जो आपका वसीयत है, किसी मृत व्यक्ति से जो आपको पैसे मिले हैं वो एक तरह का लंबे समय तक आपके साथ रहेगा क्योंकि वो एक तरह का लार्ज अमाउंट होगा। ठीक है, कोई आदमी जब मरता है तो अपना वसीयत का मतलब क्या है, उसके पास कुछ होगा, बहुत सारी ज़मीनें होंगी, बहुत सारी दौलत होगी, वो आपके नाम करके जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझना। आगे बढ़ते हैं। एंडोमेंट फंड है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, इससे जो पैसे आपको आने हैं, फिक्स एसेट से जो पैसे आने हैं वो एक लंबा रकम होगा, एक मोटी रकम होगी और उसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। जो इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट भी बड़े अमाउंट में करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमने आपको बताया कि कुछ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब शॉर्ट टर्म ऐसे पैसे रिसिप्ट हो रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में उसका असर ख़त्म हो जाएगा, उस पैसे का सीधे तौर पे यूज होगा। जैसे सब्सक्रिप्शन है, चंदा है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 1000, 2000, ये छोटा रकम है और इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधे तौर पे इसको यूज करते हैं। इसका असर लंबे समय तक नहीं रहता हमारे बिजनेस में। ठीक है, वो आता है जाता है, आता है जाता है। ठीक है ना, जो चीज़ें आती जाती रहती है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट फी है। इसके अलावा हमने आपको बताया सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, छोटी रकम है। जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बड़ी रकम होती है और वो लंबे समय तक असर में रहती है, इसीलिए उसको कैपिटल नेचर कहते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो छोटा सा होता है। ठीक है, सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने 50,000 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया तो ये एक मोटी रकम हो गई। ठीक है, 50,000 का अगर 5% आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो 5% निकालिएगा ना 50,000 का, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 2500 रुपया।
ठीक है ना। 50,000 का 5% 2500 रुपये। अब देखिए वो कहाँ 50,000 और कहाँ 2500 रुपये। तो ये 50,000 का असर जीवन भर रहेगा क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन ये 2500 रुपया एज ए इंटरेस्ट है, छोटी सी रकम है, वो आएगी जाएगी आएगी जाएगी, आप ले आओगे हर साल और उसको खर्च कर लोगे, ठीक है ना। तो छोटी सी रकम है, इसलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, ठीक है। ऐसा रकम जो बहुत छोटा सा है और उसका असर बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, उसको रेवेन्यू नेचर का कहेंगे, ठीक है। चाहे वो रिसिप्ट में हो चाहे वो पेमेंट में हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू लॉकर रेंट है, रेंट वगैरह रिसिप्ट करते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट करते हैं तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, और अगर आप पेड करते हैं तो रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगा। बहुत सीधी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सन्डे रिसिप्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, और भी छोटी छोटी रकम आपको अगर मिलती है तो आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखना। मोटी रकम, बड़ी रकम अगर कुछ मिलती है आपको जिसका असर लंबे समय तक रहेगा, उसको कैपिटल रिसिप्ट में लिखने के लिए मैंने आपको कहा। ऐसा इसलिए मैंने आपको कहा है ताकि आप कंफर्म हो सके कि ये कैपिटल नेचर का है, और कैपिटल नेचर के सारे पैसे एज इट इज़ रखे रहते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लेकर चले जाते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट के सारे पैसे इनकम बन जाते हैं। चूँकि वो इनकम के स्रोत होते हैं, उसको सीधे तौर पे यूज कर लेंगे, इसलिए उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। यही मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बाई में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक में माइनस में पैसा होता है, उसको बाई में दिखाता है। बहुत डिटेल में हमने आपको समझाया, पिछला वीडियो देखिए, मैं सिर्फ रिविजन कर रहा हूँ। इसके अलावा रिस्क कैपिटल पेमेंट है, जैसे फिक्स एसेट आपने परचेज किया, इसका असर लंबे समय तक रहेगा, वो एसेट आपके पास आएगा, और उम्मीद था बहुत लंबे समय तक आपके साथ वो एसेट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, कहीं पैसा लगा दिया, तो आपका पैसा खर्च हुआ नहीं है, ऐसे आपने पेमेंट जरूर किया है, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन लंबे समय तक के लिए लोग लेता है, उसको पेमेंट लंबे समय में करता है। रेवेन्यू पेमेंट में आते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, तो ये लंबे समय का नहीं होता, ये प्रत्येक महीने हम देते हैं, प्रत्येक महीने इसका असर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग रेंट पेड करते हैं, हर महीने पेड करते हैं। आगे है पोस्टेज स्टाम्प, छोटी छोटी रकम होती है। पोस्टेज स्टाम्प 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसा होता है। स्टेशनरी, ठीक है, कलम है ना, पेज, पेपर इत्यादि छोटे मोटे खर्चे हैं, ठीक है, इसलिए इसको रेवेन्यू पेमेंट में लिखा जाता है। इंश्योरेंस टैक्सेस बहुत छोटी सी रकम होती है, इसलिए इसको रेवेन्यू पेमेंट में लिखा जाता है। एडवर्टीजमेंट बहुत छोटा सा होता है, इसलिए इसको रेवेन्यू पेमेंट में लिखा जाता है। ऑडिट फ़ी है, जितना भी फ़ी है, रिपेयर का खर्चा है, न्यूज़पेपर आप खरीदते हैं, गार्डनिंग एक्सपेंसेस करते हैं, गार्डन के रख रखाव के लिए एक्सपेंसेस करते हैं, ये सारा खर्चा है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात आपको बस समझना है कि इसके सहारे जो अकाउंट हमारा बनेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। तो जो जो आपने रिसिप्ट किया है वो सब इनकम हो जाएगा, और जो जो आपने पेमेंट किया है जो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कैपिटल वाला नहीं, कैपिटल वाला छोड़ देना अब यहाँ पे, ठीक है। जो जितने भी कैपिटल नेचर के बैलेंस हैं, जितने भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, उसको छोड़ देना है। इसमें से सिर्फ हमको ले चलना है रेवेन्यू नेचर का, चूँकि हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो जो रेवेन्यू नेचर से जुड़ा होगा उसी को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में शामिल करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। इसी को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल करेंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझना, इनकम और एक्सपेंडिचर शब्द में ही जो अकाउंट का शब्द है, जो हेडिंग है, उसी में उसका परिभाषा, उसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। आप इसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर जाना, इसमें आप कैपिटल नेचर का कोई भी बैलेंस लेकर मत जाना, नहीं तो ये अकाउंट ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेकर जाना। तो यहाँ पर जितना भी कैपिटल नेचर का है तो वो तो संपत्ति है, वो लायबिलिटी है, कहीं ना कहीं उसका असर लंबे समय तक रहेगा। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल के लिए बनाए जाते हैं, 1 साल में उसका असर ख़त्म हो जाता है, मेरी बात ध्यान से समझना, 1 साल में उसका असर ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि उस अकाउंट का बैलेंस ना तो आगे बढ़ता है ना पीछे बढ़ता है, ठीक है। उस अकाउंट का बैलेंस हमेशा 1 साल के अंदर ख़त्म कर देना होता है। एक्रूअल मेथड पे बनाया जाता है। एक्रूअल मेथड का मतलब ये होता है कि आपको हर हाल में 1 साल का पूरा हिसाब करके देना है। पूरा हिसाब करने का मतलब ये है कि आप हमसे पूछोगे कि सर अगर मान लो कि किसी को हम रेंट देते हैं, अपने ओनर को रेंट देते हैं, और 12 महीने का साल होता है, 11 महीने का रेंट दिया है, 1 महीने का रेंट अगर ड्यूज है, तो सर हम क्या करेंगे? क्या हम 11 महीने का दिखाएंगे? नहीं, हम पूरे के पूरे 12 महीने का दिखाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हमने 11 महीने का पेड किया है तो पेड में 11 महीना
और 12 महीना का आउटस्टैंडिंग करके ऐड करके हम दिखाएंगे। ये बात अलग होगी कि इसको फिर बाद में पेड करेंगे, लेकिन हिसाब क्लियर रहेगा। दिमाग में रखना चाहिए कि हर साल हिसाब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का या इवन जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं उसका हिसाब हर साल क्लियर रहना चाहिए। मतलब ना तो बकाया इस साल का उस साल जाना चाहिए, ना इस साल का बकाया इस साल जाना चाहिए। हम उस अकाउंट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये बात अलग है कि बकाया जो रहेगा बाद में रिसिप्ट होगा या पेमेंट होगा, जो भी होगा, लेकिन हिसाब पूरा बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा और भी। तो सर यहाँ तक समझ गए जितना भी है। तो इसमें जो भी सन्डे एक्सपेंसेस है और भी डालेंगे, इसका बैलेंस बचता है, ये सीडी कहते हैं। बस समझने लायक चीज़ क्या है, समझना इसमें से ये है कि जो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है ना, जो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है माय डियर, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, उसको ले जाएंगे बाय में। टू वाले को बाय में ले जाएंगे और बाय वाले को हम टू में ले आएंगे, ठीक है, सिर्फ रिवेन्यू वाले, और हमारा बन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, जिस टॉपिक को मुझे आपको समझाना है, ठीक है। टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या? यह समरी है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर का समरी है, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। मैंने क्या कहा, हर साल के अंत में इसको बना देना है। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात होती है। इसमें एसेट और लायबिलिटी मतलब कैपिटल नेचर का जो चीज़ है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जब बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। जिस साल के अंत के लिए आप बना रहे हैं उस साल का अंत भी दिखा देंगे, जैसे 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2014, है ना, जितना भी होगा, जो भी होगा। उसके बाद इसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींचने के लिए डेबिट साइड में आप एक्सपेंडिचर लिखेंगे और क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे। डेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको 1 डे अकाउंट है, एक दिन में आप बनाते हैं, इसलिए एक दिन का जो डेट हुआ ऊपर में ही डाल देंगे। ये डेट मैंने ऊपर में ही डाल दिया, फॉर द ईयर डेट, ठीक है, क्लियर है। अब इसके एक्सपेंडिचर में सिर्फ एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। एक्सपेंडिचर में वो सारे एक्सपेंडिचर लाएंगे जो आपने पेमेंट किया है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया कि जो भी पेमेंट आपने रिवेन्यू नेचर का किया है, जिसका असर शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कर लो कि आपने किराया दिया, आप ऑटो से जाते हो, आपने किराया दिया, उस किराए का असर लंबे समय तक नहीं रहेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ तक जाओगे वहीं तक उसका असर रहेगा, बात खत्म हो जाएगी, वो पैसा लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कुछ पैसा आप इंतज़ाम करके आप वो बस ही खरीद लेते हो, ठीक है, वो बस अगर आप खरीद लेते हो तो वो आपके लिए लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तो वो बस जो आपने परचेज किया वो आपका रिवेन्यू नेचर नहीं है, उसका खर्चा से कोई मतलब नहीं है, वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया, वो पैसे लंबे समय तक आपको यूज में रहेगा, इसलिए वो कैपिटल नेचर हो गया, ठीक है। बस का खरीदना कैपिटल नेचर हो गया, बस में किराया देना वो रिवेन्यू नेचर हो गया। बस जब आप खरीदोगे एक मोटी रकम होगी और वो आपका एसेट का निर्माण करेगी और उसका असर लंबे समय तक रहेगा। अब मुझे बताओ कि बस आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, लेकिन जो किराया आपने दिया वो आपके साथ लंबे समय तक नहीं रहेगा। बस यहाँ से डायरेक्टली आपको पकड़ लेना, ठीक है। तो जो लंबे समय तक नहीं रहेगा वो हम ले आएंगे उठा कर एक्सपेंडिचर में। भाई ख़त्म, तेरा कहानी ख़त्म है, ठीक है। जिसका कहानी तुरंत ख़त्म हो जाना उसको एक्सपेंडिचर में ले आओ, ठीक है। जिस पैसे का कहानी तुरंत ख़त्म हो जाए उसको एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले आओ। क्या क्या आएगा? अच्छा, एक बात और, मैंने आपको क्या बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हर महीने एवरी ईयर इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने का मतलब इसका कोई बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। हर साल एवरी ईयर आपको इसे क्लोज करना है, इसका कोई बैलेंस ना तो सीडी होता है ना बीडी होता है, सीधे खर्चा सब कुछ स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे पास खर्चा है भाई, मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो आपने पेमेंट किया था वो सारा अमाउंट में उठा के ला रहा हूँ। टू सैलरी या वेजेस जो भी है पेड करते हैं उसको टू में लिखेंगे। इसके अलावा रेंट पेड करते हैं टू में लिखेंगे।
इसके अलावा अगर आप पोस्टेज स्टाम्प व स्टेशनरी का कोई भी आइटम पेड करते हैं, छोटी मोटी खर्चे टू में ले आएंगे। इंश्योरेंस टैक्स वगैरह पेड करते हैं, टू में ले आएंगे। टू एडवर्टीजमेंट आप करवाते हैं, टू में ले आएंगे। ये सब खर्चा है, पेड करते हैं आप ये सब चीज़ें। टू ऑडिट फी, ये खर्चा है, पेड करते हैं आप। टू रिपेयर, ये खर्चा है, पेड करते हैं आप। टू न्यूज़पेपर पेरिडिकल, ये सब आपका पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, छोटे मोटे मैगजीन वगैरह आप लेते हैं, ये सब खर्चा है, खर्च का जरिया है। इससे कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं आने वाली है और ना ही ये बहुत कीमती होते हैं, ठीक है। पूरा पेपर आप लेते हैं, 3 रुपया 4 रुपया का पेपर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गार्डनिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं टू में। टू टेलीफोन चार्ज, छोटे मोटे बिल आते हैं 100 200 400 500 1000 2000। टू अदर एक्सपेंसेस, जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं सबको उठा कर ले आएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब बाई की तरफ आएंगे, जो सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन जनरली जो अगर मान लो कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, चंदा, तो गैर व्यापारिक संगठन चंदा लेती है, देती नहीं है। तो लेती है मतलब उसके लिए इनकम है वो, ठीक है, बाय में दिखाएंगे। उसके बाद एंट्रेंस फी है, बाय में दिखाएंगे। उसके बाद इसमें सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, ये सब पैसे आ रहे हैं, बाय में दिखाएंगे। छोटी सी रकम होती है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक छोटी सी रकम है और ये प्रॉफिट का काम कर रही है, ठीक है, बाय में आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। बाय सन्डे रिसिप्ट, जितना भी आप सन्डे रिसिप्ट जो भी करते हैं बाय में आएगा। अब मेरी बात समझना, अब जितने भी आपके प्रॉफिट हैं आपने इस साइड में लिख दिया। अब इसका बैलेंस जब आप करोगे, इसको ऐड करके इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है, मतलब इस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल अगर घटाओगे तो क्रेडिट अगर बड़ा हो गया मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, क्रेडिट बड़ा हो गया मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, और डेबिट छोटा हो गया मतलब लॉस कम है। तो प्रॉफिट में से लॉस को घटाएंगे तो प्रॉफिट बचेगा। अब मान लो कि 10,000 का प्रॉफिट है आपका, ध्यान से समझना, 10,000 का ये प्रॉफिट है और 2,000 का यहाँ पर लॉस है, ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, 8,000 प्रॉफिट बचेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप इसमें से इसको घटाएंगे, जब भी आप क्रेडिट में से डेबिट को घटाएंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सरप्लस लिखेंगे, CR माइनस DR, मतलब आप क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आए। इनकम एक्सेस ओवर द एक्सपेंडिचर, राइट ना। उसके बाद अगर आप इसी को उल्टा करते हैं, जब आप इस साइड में से को जोड़ते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इस साइड को उठा के लाएंगे। अगर आप डेबिट में से क्रेडिट को घटाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, डिफिसिट लिखेंगे। ध्यान से इन दोनों शब्द को ध्यान में रखना। अच्छा, बैलेंस दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है, ये मत टेंशन लेना कि दोनों बैलेंस होगा, दोनों में से कोई एक ही बैलेंस होगा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। अब इसमें कुछ बातें हैं, मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी कोई भी बैलेंस आपको ड्यूज ना रखने हैं, ना ड्यूज पिछले साल का ना अगले साल का, कुछ नहीं रखना है। पिछले साल का और अगले साल का कुछ नहीं रखना है। इसमें हिसाब सिर्फ करंट ईयर का होगा। करंट ईयर करने का मतलब ये है कि हर साल इसको क्लोज किया जाता है। सपोज कर लीजिए आज साल शुरू हुआ, आप जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका सेशन स्टार्ट होता है और पिछले साल का कोई ड्यूज आपको रिसिप्ट हो रहा है, तो भाई पिछले साल इसका हिसाब इस अकाउंट में तो हो गया होगा। ये बात अलग है कि आज रिसिप्ट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस नहीं रखे जाते हैं, उसका हिसाब क्लियर कर दिया जाता है। तो अगर मैं फिर से उसको इसमें चढ़ा दूँगा तो गड़बड़ा नहीं जाएगा, है ना, मुझे बताना। इसमें डबल एंट्री हो जाएगा। और डबल एंट्री क्यों करेंगे भाई, जब आप पिछले साल और टेस्टिंग करके ऐड कर ही दिए होंगे, वो पैसा आज रिसिप्ट हो रहा है तो आप इसमें डबल नहीं कर सकते। रिसिप्ट भले ही आज हो रहा है तो उसको रिसिप्ट में आप रिसिप्ट कर लीजिए, लेकिन इसको आप यहाँ डबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो बस छोटा सा बात ध्यान में रखिए, एकदम छोटी सी बात, कि इस अकाउंट में न तो हम पिछले साल का कुछ अमाउंट शामिल करेंगे, न हम अगले साल का कुछ अमाउंट शामिल करेंगे। इस अकाउंट में हम सिर्फ इसी साल का अमाउंट शामिल करेंगे, चाहे वो ड्यूज हो चाहे वो एडवांस हो, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस अकाउंट में किसी भी अमाउंट में, ठीक है, हम सिर्फ इसी साल का अमाउंट पूरा क्लियर करके जाएंगे, चाहे वो ड्यूज है चाहे वो एडवांस हो, ठीक है। अब इस अकाउंट में किसी भी अमाउंट में ना तो हम पिछले साल का कोई अमाउंट शामिल करेंगे, ना ही हम अगले साल का कोई अमाउंट शामिल करेंगे। क्लियर, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस अकाउंट का। आगे बढ़ते हैं।
कुछ बात और जानते हैं। अगर आपको कह दे कि सब्सक्रिप्शन में कुछ पैसा ऐसा है जो पिछले साल का शामिल है, कुछ पैसा ऐसा है जो अगले साल का शामिल है, आप क्या करोगे? तो आप घटा दोगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। आपसे पूछे जाते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन में जो आपका एंट्री है, इनकम है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ध्यान से समझना। जब आप ऐसा आपके साथ ना बताए तो आप देख लेना कि सब्सक्रिप्शन टोटल ईयर में कितने रिसिप्ट हुए हैं। क्या देखना है आपको? सब्सक्रिप्शन कितना रिसिप्ट हुआ है इस साल में, सब्सक्रिप्शन कितना रिसिप्ट हुआ ये आप चेक कर लेना। उसके बाद इसमें से क्या क्या घटाना है वो समझना, ऐड क्या क्या करना है। तो जो सब्सक्रिप्शन इस साल के शुरू में आपको एज ए एडवांस मिला था, ठीक है, एज ए एडवांस मिला था, सपोज कर लीजिए 1/1/19 से आप 31/12/20 तक का आप हिसाब कर रहे हो। ठीक है, अगर इस डेट में आपको एडवांस मिलता है तो आप इस साल में यूज कर लोगे, क्योंकि आपके पास पूरा साल है, मतलब ये एडवांस इस साल का है तो आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, एडवांस आगे जाता है। अगर इस डेट में ड्यूज है, इस डेट में साल के अंत में ड्यूज है, मतलब इस पूरे साल का ड्यूज है, वो ड्यूज भी इसी साल का है। ठीक है, साल के अंत का ड्यूज करने का मतलब ड्यूज पीछे से आता है। तो भाई यहाँ पर ड्यूज अगर है, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर ड्यूज है तो मतलब पीछे से आया, मतलब 1/1/19 से लेकर 31/12/20 तक का ड्यूज है ये, सॉरी 19 में ही आएगा, 31/12/19 तक का ड्यूज है, मतलब इसी साल का ड्यूज है। तो एडवांस अगर शुरू में मिला वो भी इस साल का हुआ, जो ड्यूज इस साल के अंत में रहा वो भी इस साल का हुआ। लेकिन सर इस साल का कौन नहीं होगा? तो जब आपका साल स्टार्ट होता है, जैसे मान लो 1/1/19 को आपका साल स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब इस डेट में कह रहा है ड्यूज है, ठीक है, इस डेट में अगर ड्यूज का पैसा मिला है तो इसका मतलब ये तो साल स्टार्ट ही हुआ है, ये तो पिछले साल का है, तो पिछले साल का ड्यूज हम घटा देंगे। ठीक है, फिर से समझना। तो ऐड क्या क्या करना है? ऐड दो चीज़ करना है। तो जो इस साल के शुरू में एडवांस मिलेगा वो, और इस साल के अंत में जो बकाया रह जाएगा और टेस्टिंग रह जाएगा वो, ये दो चीज़ ऐड कर लेना। ठीक है, और लेस क्या क्या करना है? जस्ट अपोजिट कर दो। ठीक है, तो जो एडवांस आपको इस साल के अंत में मिला है उसको लेस कर दो, क्योंकि वो अगले साल यूज करोगे, साल तो ख़त्म ही हो गया, अगले साल यूज करोगे, वो इस साल का नहीं, आप लेस कर दो। ठीक है, आगे बढ़ोगे। और क्या लेस करना है? तो जो आपको जो शुरू में आपको और टेस्टिंग दिख रहा है, जो इस साल के अंत में और टेस्टिंग है वो तो इस साल का है, लेकिन जो इस साल के शुरू में और टेस्टिंग है, ठीक है, साल स्टार्ट हुआ और आप कह रहे हैं कि और टेस्टिंग है, ऐसा थोड़ी होता है, ये पिछले साल का रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों इस साल का नहीं, इसलिए इसको लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगा इसी को आप इनकम में शामिल करिएगा। ठीक है, जो आपका एक्यूरेट इनकम होगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे आप। ठीक है, ये बात अलग है कि मैं क्या कह रहा हूँ, रिसिप्ट और पेमेंट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इनकम का हिसाब एक्यूरेट करेंटली रहता है, हमेशा अपडेट रहता है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इसीलिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। आगे और कुछ बात देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन पे समझिएगा और समझ में आएगा। और टेस्टिंग इनकम अगर लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का और टेस्टिंग और अगले ईयर का एडवांस, मैंने आपको जो बातें समझाया है उसको छोटी छोटी टर्म में मैंने लिखा है ताकि आपको और समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो आउटस्टैंडिंग आपको इस साल लास्ट ईयर का है, मतलब पिछले ईयर का, और जो एडवांस आपको अगले ईयर का है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, उसको लेस कर देंगे। और बातें देखिए, अगर एक्यूरेट इनकम कोई है जो इस साल का है और अभी तक नहीं मिला है, तो भाई इस साल का है ना, इस साल का कुछ भी हो जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसको हम ऐड कर लेंगे। पिछले साल का या अगले साल का कुछ भी हो उसको हम लेस कर लेंगे। ठीक है, वो छोटी सी बात समझ में आ जाए। आगे बढ़ेंगे। आपको डिप्रिसिएशन अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको कभी मिस नहीं करिएगा, ये एक तरह का लॉस है, इसको ध्यान से काट दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी संपत्ति पे कोई डिप्रिसिएशन हो रही है तो ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, आप इसको काट कर, जैसे कोई बिल्डिंग है उस पर डिप्रिसिएशन हो रही है 5% 10% जो भी हो रही है, आप उसको काट कर दिखा दोगे। ठीक है, कहाँ दिखाओगे? जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो उसको एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में दिखा दोगे, मतलब डेबिट में, मतलब 2 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और कुछ बात याद रखिएगा, इनकम रिसीव्ड एडवांस ओपनिंग शुड बी एडेड। अगर आपको शुरू में एडवांस मिल रहा है, मैंने आपको और भी बताया, पिछले अभी जस्ट बताया कि जो आपको शुरू में मिला वो इस साल में आप यूज कर लोगे। ठीक है ना, और जो आपको इस साल के अंत में एडवांस मिला वो अगले साल यूज होगा, तो अंत वाला आप घटा दोगे, जो शुरू वाला उसको ऐड कर दोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इनकम रिसीव्ड एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो आपको इस साल के अंत में अगर
कुछ एडवांस मिला है इनकम के तौर पे, आपको रिसिप्ट हुआ, तो वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल के लिए मिला है, इसलिए हम लोग इसको भी घटा देंगे क्योंकि वो अगले साल के लिए यूज में रहेगा। ठीक है, तो जो अगले साल के लिए यूज़ में रहेगा उसको भी लेस कर देंगे, जो पिछले साल का है उसको भी लेस कर देंगे। ठीक है ना। अब आइए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको बनाना है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, आपको इसमें से बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो जो बैलेंस है ध्यान से देखिएगा, बैलेंस कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हर साल एक्यूरेट बंद होता है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये जो बैलेंस है। दूसरी बात ये कैश है, कैश का संबंध कहाँ से, प्रॉफिट से है भाई। प्रॉफिट का मतलब भाई छोटी सी कोई रकम हमको आ गई हो, कम समय के लिए आई हो और उसको मैं यूज कर सकता हूँ, कम समय में उसको ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, कम समय में अगर उस पैसे को मैंने ख़त्म कर लिया भाई, तो वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, अगर वो पैसा मेरे साथ लंबे समय तक रहेगा तो वो मेरे लिए कैपिटल नेचर है। ठीक है, अगर वो पैसा लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा तो वो कैपिटल नेचर का है। ठीक है ना। अगर वो पैसा लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रहेगा तो वो रिवेन्यू नेचर का है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सब्सक्रिप्शन चंदा है, छोटा मोटा मिलता है, इसको प्रॉफिट में ले जाएंगे। डोनेशन छोटा मोटा मिलता है, प्रॉफिट में ले जाएंगे। इंटरेस्ट प्रॉफिट में ले जाएंगे, ये तो प्रॉफिट ही है, तो जो प्रॉफिट है उसमें कोई शक नहीं है, इसको प्रॉफिट में ले जाएंगे, मतलब इनकम में ले जाएंगे। अब सर ये लेगेसी क्या होता है, लेगेसी एक मोटी रकम होती है। ठीक है, लंबे समय तक आपके साथ रहती है। जैसे किसी ने मरते समय आपको आपके संगठन के नाम अपना मकान कर दिया, अपना दुकान कर दिया, अपने बैंक में जमा पूंजी कर दिया, तो भाई मोटी रकम है, इसका असर लंबे समय तक आपके बिजनेस में रहेगा। ठीक है, मकान एक दो दिन रखने की चीज़ तो थोड़ी है, ये लंबे समय तक यूज में रहेगा, इसलिए इसको आप नहीं ले जाएंगे। ध्यान से समझिए, इसको आप यहीं पर छोड़ देंगे। ये एक तरह का कैपिटल नेचर है, इससे बहुत बड़ा कैपिटल बनेगा। ठीक है ना, इससे कोई बड़ा काम होगा, जिससे बड़ा काम होगा उसको छोड़ दो, इसको बैलेंस शीट में उठा के रख देना, चुपचाप ये बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो पड़ा रहेगा, जो बड़ा चीज़ है, जो बड़ी रकम है, वो पड़ी रहती है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहती है, उसको वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है ना, हमको ले क्या जाना है, तो जो जो मैंने टिक लगाया वो सबको ले चलेंगे, लेगेसी नहीं ले जाएंगे। स्पेसिफिक डोनेशन भी एक तरह का मोटी रकम होगा और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। कोई स्पेशल काम के लिए कुछ पैसा मिला, कुछ नहीं, बहुत सारे पैसे मिलेंगे अगर आप स्पेशल काम के लिए जाते हो। ठीक है ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप है भाई, एक मोटी रकम हो जाएगी, इसलिए इसको भी यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो जिसका असर आपको लंबे समय तक रहेगा, चाहे वो लेगेसी है, चाहे वो लाइफ मेंबरशिप फी है, लाइफ मेंबरशिप फी दे दिया भाई, लंबे समय तक वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, पूरी ज़िंदगी भर का पैसा हमको इकट्ठे दे दिया। क्लियर। स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेशल काम के लिए मिला है, इसको भी छोड़ देंगे, तो हम इसमें से ले जाएंगे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एंटरटेनमेंट, लेगेसी को छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे। ठीक है, कैसे समझना। उसके बाद आते हैं, ठीक है, सैलरी पेमेंट है, एक तरह का लॉस है, ये लंबे समय तक, एक साल के अंदर तक, मतलब एवरी मंथ हम दे देते हैं और इसका ख़त्म एवरी मंथ ख़त्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो आप एक आध साल में जिस पैसे को क्लोज कर सकते हैं उसको इसमें डाल देना। ठीक है, चूँकि वो एक साल के लिए बनाए जाते हैं। रेंट है, ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसको भी हटा दोगे, ले चलोगे। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी छोटी मोटी खर्चे हैं, सबको खर्च में ले चलोगे, एक्सपेंडिचर में ले चलोगे। लेकिन सर ये बुक्स क्या है, बुक्स में अगर आप पैसा लगाते हो तो इसका असर आपको लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, बुक्स में पैसे लगाओगे तो उसका असर लंबे समय तक रहेगा। इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उसका असर लंबे समय तक रहेगा। मशीन खरीदते हो, इसका असर लंबे समय तक रहेगा। तो जिसका असर लंबे समय तक रहेगा उसको छोड़ दो नहीं। आपने सैलरी दिया, एक महीने में असर ख़त्म, फिर अगले महीने सैलरी देना होगा। आपने रेंट दिया, एक महीने में ख़त्म, अगले महीने देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया है, अगले महीने भी देना होगा। जनरल चार्ज, छोटे मोटे खर्चे हर महीने हर दिन होते रहते हैं, तो जो एवरीडे होते रहते हैं वो खर्चा है, उसको ले चलो। ठीक है, बैलेंस नहीं ले जाना। तो इसमें से जाएगा क्या क्या भाई, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं जाएगा, इसमें से ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये और ये सब नहीं जाएगा। ठीक है ना, और कुछ देखते हैं। इसमें कुछ मैंने आपको एडिशनल कुछ बातें लिख कर दिया है, कुछ बातें और समझिएगा। इसमें कहता है कि व्यवसाय की शुरुआत में बिल्डिंग भी है,
फर्नीचर भी है। तो बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, इसका भी कोई संबंध प्रॉफिट से नहीं है, ठीक है। इसका संबंध सीधे तौर पे आपका कैपिटल नेचर का है। ये लंबे समय तक के असर की चीज़ है, ठीक है। इसको इसीलिए ये असर जो है लंबे समय तक रहेगा, आप इसको छोड़ देना, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं। आगे बढ़, ऑन 1/4/18 मतलब 1 अप्रैल 2018 को सब्सक्रिप्शन बकाया, ये इस साल का शुरुआत है। 1/4/18 से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था और 31/3/19 में ये बिज़नेस ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। अब इसके शुरू में जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ, उसके शुरू में आप कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग है। बड़ी अच्छी बात भाई, बिज़नेस स्टार्ट हुआ और आप कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग है, ये तो सरासर गलत है। ये पिछले साल का है, तो ये सब पिछले साल का है साहब। तो ये जो पिछले साल का है ये 6,000 ये माइनस हो जाएगा। आपको जो भी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है इसमें से 6,000 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का है कि नहीं। अब अगर मैं अगले साल की बात करता हूँ, ये देखना, अब इस साल के अंत में बकाया है, ठीक है। इस साल के अंत में है तो मैं मान लेता हूँ इस साल में हुआ है। इस साल के शुरू से लेकर इस साल के अंत तक का बकाया है, तो ये मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है, चूँकि ये इस साल का है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सैलरी है, सैलरी और आउटस्टैंडिंग सेम चीज़ है। सैलरी आप स्टार्ट करें और आप कहते हो कि शुरू में ही आपके यहाँ बकाया है, ये संभव नहीं है। ये पिछले साल का बकाया है, इसलिए इसको भी लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से रखना कि ये भी पिछले साल का है, इसको लेस कर देंगे। किस में से? जो सब्सक्रिप्शन है हमारा उसमें से। और ये 8,000 ऐड कर देंगे किस में से? जो सब्सक्रिप्शन है हमारा उसमें से, उसमें। और ये सैलरी भी हम लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत हुआ है, ये ईयर शुरू हुआ है, सेशन स्टार्ट हुआ है और उसी दिन आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ आउटस्टैंडिंग, ये संभव नहीं है साहब। तो इसको भी लेस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सैलरी होगा, हमारे रिसिप्ट पेमेंट में जितना भी सैलरी दिया हुआ है उसमें से 10,000 लेस करके दिखाएंगे, क्योंकि ये पेमेंट पिछले साल का हो रहा है, ये इस साल का नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ध्यान से देखिए अब, तो जो सब्सक्रिप्शन है मैंने आपको बताया कि 8,000 ऐड कर लेंगे, 6,000 लेस कर देंगे। तो जो भी सब्सक्रिप्शन है उसमें से ऐसा करेंगे, इसको बाय में दिखाएंगे। जो डोनेशन है चुपचाप दिखा देंगे, इंटरेस्ट दिखा देंगे, प्रॉफिट दिखा देंगे, ठीक है। ये सब आपका इनकम है, ठीक है। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये सब इनकम में क्रेडिट में चला गया, ठीक है। एक बार फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये सब जितना भी आपका रिसिप्ट है, ये सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है, ये डोनेशन इनकम है, इंटरेस्ट चूँकि ये रिसिप्ट हुआ है, ये प्रॉफिट तो इनकम है ही। लेकिन इसमें एक इसके बारे में कुछ लोचा है सब्सक्रिप्शन में। इसमें कुछ पैसा पिछले साल का आ गया है, कुछ पैसा इस साल का बकाया रह गया। तो जो इस साल का बकाया रह गया उसको ऐड कर देंगे, लेकिन पिछले साल का अगर कुछ बकाया रिसिप्ट हो गया उसको लिस्ट करेंगे, क्योंकि भैया ये पिछले साल का है, हम इसमें पिछले साल या अगले साल को शामिल नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे था हमारा, चलिए तो यहाँ तक समझ गए होंगे हमारे ख्याल से ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया कि 1,10,000 का सैलरी है, लेकिन ये 10,000 का सैलरी पिछले साल का है, ठीक है। घटा कर दिखाएंगे, रेंट चुपचाप दिखा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जनरल चार्ज, ये सब आपका खर्चा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसमें हम ऐसी रकम लेकर आएंगे जिसका असर छोटे समय तक रहेगा, 1 साल के अंदर तक का रहेगा, और उसको हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने रेंट दिया, हर महीने देना पड़ता है। अब दिमाग में माइंड मेकअप कर लेना, जैसे मान लो कि बुक्स खरीद लेते हैं, हम फर्नीचर खरीद लेते हैं भाई, जैसे मान लो कि रेंट ना देकर हम बुक्स खरीदते हैं, हम फर्नीचर खरीदते हैं, तो ये सब जो रकम है ये लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। ये फर्नीचर है, ये बिल्डिंग है, ये बुक्स है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पैसा फिक्स कर देना, ये लंबे समय तक भाई साहब रहेगा अपने साथ, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का हो गया, ठीक है ना। तो जो भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, जो शॉर्ट टर्म वाला होगा, उसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इतना आएगा। इसमें से ये सब जब घटा देंगे तो 1,88,000 आएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और समझने का प्रयास करना, 1-2 बार और वीडियो को देखना। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके कान में गई हो लेकिन आपके दिमाग में ना गई हो, ठीक है। तो 1 आध बार और वीडियो देखना ताकि और समझ में आएगी, ठीक है। और आपके
किताब में, आपके बुक में अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी बुक में जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, आप जिस भी किसी क्लास में हो तो आपकी किताब में जितना भी एग्जाम्पल दिया है, फॉर्मेट दिया है, अब आप उसे पढ़ो, ठीक है। और उसके क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल है सब बना डालो, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे सारी पकड़ आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप ऐसे बना सकते हो बहुत ईजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अकाउंट के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्या मैं इसको वीडियो को इस सीरीज को कंटिन्यू करता रहूँ। इससे फ़ायदे मिलेंगे, काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। मेरा मानना है कि जितना अकाउंट के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हम करते हैं उतना ही उसके फॉर्मेट पर प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि चूँकि कोई अकाउंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कहीं किसी बेसिकली रूल से नहीं बनते कि रूल बैठा दिया फिट कर दिया, नहीं, ये कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका सीखना है, तरीका जैसे आपके पास आएगा, ठीक है, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।